अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल संभली साहब में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नेहरू गेस्ट हाउस पार्क में मौजूद हैं और मेरे साथ अकरम नदवी मौजूद हैं, जिन्होंने दिसंबर 2023 का JRF इस्लामिक स्टडीज़ में JRF क्वालिफाई किया है और बहुत अच्छे स्कोर से JRF क्वालिफाई किया है। हम अकरम नदवी साहब से पूछेंगे कि इन्होंने किस तरह JRF की तैयारी की और किन किताबों को आपने तैयारी के दरमियान पढ़ा और क्या आपकी स्ट्रेटजी रही, इतने अच्छे मार्क्स से आपने क्वालिफाई किया है। तो मैं सबसे पहले अकरम नदवी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना तारुफ, एक ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन दें नाजरीन को और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को आगे जारी रखेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ इस गुफ्तगू के लिए। मेरी फरागत दारुल उलूम नदवतुल उलमा से है और 2019 में मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में BA इस्लामिक स्टडीज़ में दाखिला लिया था और अब मैं MA इस्लामिक स्टडीज़ फाइनल का तालिब इल्म हूँ। मेरा अभी दिसंबर 2023 में JRF हुआ है 254 के स्कोर के साथ, यानी 85% मार्क्स। अच्छा, माशाल्लाह। देखिए 85% मार्क्स के साथ इन्होंने JRF क्वालिफाई किया है। शायद अभी तक अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज की नेट JRF की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स से अकरम भाई ने JRF क्वालिफाई किया है। नवंबर 2017 का जब मैंने JRF क्वालिफाई किया था, उस वक्त हाईएस्ट मार्क्स हमने अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज की हिस्ट्री के शायद क्वालिफाई किए थे, लेकिन वो भी सिर्फ 80% थे। लेकिन अकरम नदवी ने एक नया रिकॉर्ड इस्लामिक स्टडीज और अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज की नेट JRF की हिस्ट्री में कायम किया है। तो सबसे पहले हम आपको ये मुबारकबाद देते हैं और आपसे सबसे पहला सवाल करते हैं कि कौन सी किताबें हैं जो आपने JRF के तैयारी के वक्त पढ़ी। सबसे इम्पोर्टेंट पहले तो वो किताब बताइए जो सबको जरूर देखनी चाहिए नेट JRF के लिए। नेट JRF में दो पेपर होते हैं, एक पहला पेपर होता है जनरल और एक दूसरा पेपर होता है जो मेन इस्लामिक स्टडी या अरब कल्चर का पेपर होगा। पहले पेपर में अगर सिर्फ किताब पे रिलाय करें, मैंने पर्सनली तो KVS मदानी की किताब पढ़ी है, लेकिन सिर्फ किताब पढ़ के अच्छी स्कोरिंग नहीं हो पाती। अगर हम प्रीवियस पेपर ना देखें, क्वेश्चन आंसर ना देखें और ये ना देखें कि पेपर में क्या चीज समझनी है और फिर वो पूछेंगे कैसे, सवाल कैसे बनेगा, अगर ये नहीं आता होगा, चाहे 10 मरतबा किताब पढ़ लें, चाहे सब कुछ पढ़ लें, तो वहां को स्कोरिंग नहीं हो सकती। उसके लिए जरूरी है ये पता लगाना कि वो सवाल कैसे करते हैं और वो तभी हो सकता है कि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ये सवाल में कैसे आएगा, कैसे पूछा जाएगा, ये तभी होगा जब प्रीवियस पेपर से आप सवाल उठा के देखेंगे। और एक नहीं बल्कि आपको मुख्तलिफ पेपर उठा के देखने पड़ेंगे। अलग अलग मौजू के 10 टॉपिक होते हैं, उसमें बहुत लेंथी भी होता है, उनको पढ़ना, समझना, फिर उनको याद रखना मुश्किल होता है बहुत ज्यादा। इसमें मैं एक चीज और कहूंगा, वो ये कि अक्सर तैयारी करने वाले मैथमेटिक्स के पोर्शन को लेके बैठ जाते हैं सबसे पहले, जो कि सबसे बड़ी गलती है। इसलिए कि मैथमेटिक्स के मैक्सिमम 8 to 9 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 50, उसमें 42 तो आउट ऑफ मैथ्स ही होते हैं। कई मरतबा पढ़ने वाला ये सोच के हिम्मत हार जाता है, मैथ्स हमें आता ही नहीं यार, ये तो बड़ा मुश्किल होगा। कई मरतबा कुछ लोग शुरू करते हैं पढ़ाना, कहीं कोचिंग शुरू कर दी या कुछ साथियों की हेल्प करना, वो भी सीधे मैथ्स से लेके बैठ जाते हैं। सामने वाला हिम्मत हार के बैठ जाता है कि यार तो मैथ्स है, वो पढ़ ही नहीं पाते। जबकि जो दूसरे 42 जो क्वेश्चन का जो है दूसरे 8 यूनिट ऐसे हैं जिसमें टोटली आप अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं और उस 40 में से अगर आप 30 भी ले आते हैं, आपका JRF तकरीबन चांस होते हैं निकल जाने के। क्योंकि जो 30 ले आता है, और क्योंकि वो 8 सब्जेक्ट हैं सारे के सारे, उसमें कोई मैथमेटिक्स का कोई इंगेजमेंट है ही नहीं, और उस 8 में से भी 1-2 तो हो ही जाता है आदमी का। तो अगर आदमी उसमें स्कोर कर ले तो बहुत सबसे ज्यादा चांस उसी के होते हैं जो 30 तक स्कोर पहुंचाता है, और वो आसान होता है। इसलिए मैथ्स में नहीं पढ़ना चाहिए सबसे पहले उधर से इंडियन लॉजिक या फिर टीचिंग या रिसर्च से या हायर एजुकेशन से शुरू करना चाहिए, बजाय इसके कि मैथमेटिक्स से शुरू करें। ठीक है। देखिए सबसे पहले क्योंकि 2 पेपर होते हैं नेट JRF के, एक फर्स्ट पेपर जो जनरल पेपर होता है, दूसरा अपना मेन सब्जेक्ट का होता है। तो अकरम नदवी साहब ने हमें बताया कि फर्स्ट पेपर भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें कम से कम 30 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, 30 क्वेश्चन हमें सही करने होते हैं।
और मैं कहता हूँ 25 प्लस भी अगर ला रहे हैं और सेकंड पेपर में अगर आप कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छा आपका स्कोर होता है। लेकिन सबसे अहम चीज जिसकी तरफ अकरम नदवी साहब ने इशारा किया, वो फर्स्ट पेपर के जो प्रीवियस क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना और उसके पैटर्न को समझना, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो ये फर्स्ट पेपर की बात हो गई, इसकी इंपॉर्टेंस की बात हो गई। प्रीवियस क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब सेकंड पेपर की हम बात करते हैं। सेकंड पेपर में कौन सी किताबें हैं जो आपने देखी और उसमें किसका आपका तरीका रहा पढ़ने का, किस तरह आपने उसकी तैयारी की है? थोड़ा दूसरे पेपर का जो सिलेबस है एक तो बहुत लेंदी है, क्योंकि इस्लाम की हिस्ट्री जो है वो, और 14 साल 14.5 साल का तकरीबन यही अरसा है जिसमें 30 से 35 के बीच में तो ऐसे डायनेस्टियां हैं जो डायरेक्ट उससे सवाल पूछती है यूजीसी, और उसके अलावा प्री इस्लामिक एरा है जिसमें रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, उसका क्या इन्फ्लुएंस रहा, उससे सवाल आ जाते हैं। तो 1500-1600 साल की हिस्ट्री है, वो इतना लंबा अगर आप पढ़ने जाएंगे ना तो कोई ऐसी किताब है जिसमें आपको टोटली सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आदमी इतना सब कुछ पढ़ना शुरू करेगा, मल्टीपल उसके एस्पेक्ट होते हैं, पढ़ना शुरू करेगा तो वो सिलेबस नहीं कवर कर पाएगा कई साल में भी, और फिर उसको रिवाइज करना, उसको याद रखना, ये तो इम्पॉसिबल है। तो मेरा तरीका ये था कि सबसे पहले प्रीवियस पेपर देखे जाएं, सीधा क्या नाम है जो यूजीसी के पेपर हैं पिछले साल के, वो पेपर देके कम से कम 2-3 साल के पेपर देख लें। उससे यानी पेपर देख के उसको उसका पैटर्न समझ लिया जाए किस तरह क्वेश्चन। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। हाँ, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि आपको कुछ बहुत सारे सवाल जब पेपर हल कर रहे होंगे तो आपको बहुत सी चीजें हल हो जाएंगी, आपकी याद हो जाएंगी। दूसरे, आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है जी, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप पढ़ ही नहीं सकते उसमें। सिर्फ ये कि आपको वो किस तरह क्या चीजें पूछ रहे हैं आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक कि आप प्रीवियस पेपर ना देखें। आपसे वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पूछेंगे, आपसे बहुत सारी चीजें नहीं पूछेंगे, पता चला हमने सारा टाइम उसी में लगा दे तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो उसे पढ़ के बहुत से सवाल आपके हल होंगे। दूसरे, पैटर्न पता चलेगा कि उसमें से क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज अहम है, आपको क्या पढ़ना है। एक तो चीज सबसे पहले ये है। दूसरा ये कि नोट्स या ये किताब और मटेरियल के हवाले से था। फिर आगे सबसे अहम चीज है, कुछ ऐसा पोर्शन है जो आपको रटना ही रटना है। पर मिसाल के तौर पर क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा मालूम की जाती है, उसमें हुकूमत जितनी भी रही है, मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही, और खिलाफत राशिदा या उमैयाद पीरियड हो या फिर अब्बासीद या फिर ऑटोमन, और फिर जो पिटी डायनेस्टी बहुत सारी रही हैं, उनकी डेट्स वगैरह, उनकी डेट्स डायरेक्ट सवाल आता है उनसे, उनकी कैपिटल्स आती हैं, उनके रूलर्स आते हैं, उनकी एथनिसिटी पूछ ली जाती है, वो पर्शियन थे कि कौन थे, उनके सेक्टोरियल कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, वो सुन्नी थे कि शिया थे, कौन थे। तो ये भी याद रखना, उनकी कैपिटल्स कब रही। कई मरतबा ऐसा हुआ है कि कई डायनेस्टी की कई कैपिटल्स रही हैं, वो डायरेक्ट सवाल आते हैं उनसे। तो इसका चार्ट बना लें सबसे पहले द डायनेस्टी की, ये बिल्कुल एकदम मोटी मोटी इंफॉर्मेशन है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है रूलर्स। आप ये मान के चलिए आपको सब के सब रटने हैं, मतलब ये रटने वाला पोर्शन है, क्योंकि जो ये क्लियर कर लेगा 10-15 सवाल तकरीबन इसमें से आते ही आते हैं। और जनरली दूसरे पेपर में 70 तो कर ही लेते हैं लोग, 60 तक। असल अगर नेट या जेआरएफ के कंपटीशन का हिस्सा आप तब बनते हैं जब आप 85 तक पहुंचते हैं। 85 तक पहुंचना मतलब नेट में आप कम्पीट कर रहे हैं। 90 से आसपास जब पहुंचते हैं तब कंपटीशन शुरू होता है। 80 तक तो कोई कॉम्पिटेंस, 80 तक कोई कंपटीशन ही नहीं है नेट का ना जेआरएफ का। 70-75 तो जनरल, वो तो एक ऐसा है एवरेज कोई भी कर लेगा, कोई फर्स्ट हैंड भी जाएगा तो पता ही होता है। लेकिन अगर आपको अच्छी स्कोरिंग करनी है उसके लिए जरूरी है कि क्रोनोलॉजी के लिए आप सारे रूलर्स की लिस्ट अवेलेबल है, आपकी थोड़ी मेहनत करनी होती है, वो याद कर लें। फिर तीसरी चीज है स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, वो इस्लामी मतलब जो थियोलॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हदीस के जो मेजर फिगर हैं, ठीक है, वो इसी तरह से फिक़ह के, तफसीर के जो मेजर फिगर्स हैं उनकी किताबें भी आ जाती हैं, तो उनका चार्ट बना लें। इसी तरह से जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं या हिस्ट्री के हैं, सोशियोलॉजी वगैरह के जो लोग हैं, या फिर ज्योग्राफर हैं, बड़े मुस्लिम साइंसदान हैं, उनका चार्ट बना लें। इसी तरह फिर मॉडर्न पीरियड में जो इंटेलेक्चुअल्स हुए हैं, कम से कम 60-70 ऐसे नाम होंगे जो आपको चार्ट बना के उनकी क्रोनोलॉजी हिस्ट्री वाइज आपको याद करनी है, और तभी आप कंपटीशन का हिस्सा बन पाएंगे। और मैं शायद इसलिए हाई स्कोर कर पाया हूं क्योंकि मैंने सारी क्रोनोलॉजी याद कर ली थी, सब चार्ट बनाए थे हमने और फिर उसको याद किया था। तो जनरली आप 60 to 70 कर जाते हैं, लेकिन अगर आपको हाई स्कोरिंग करनी है और जेआरएफ कंपटीशन में आना है तो इतना आपको रटना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। ठीक है, ये तो क्या स्ट्रेटजी और क्या किस तरह से कौन कौन सी चीजें आप मस्ट है कि याद करनी है,
इसके ताल्लुक से बात हुई। एक चीज मैं बता दूं कि रूलर्स बहुत ज्यादा हैं, तो अकरम भाई ने बताया कि उनको याद करना है, तो कम से कम इम्पोर्टेंट रूलर्स तो आपको जरूर याद करने हैं। जो अहम डायनेस्टी हैं, जैसे उमवी के 14 रूलर्स हैं, उनको सबको आपको याद करना है। अब्बासी के तकरीबन 37 रूलर हैं, लेकिन उनके स्टार्टिंग के भी मेरा ख्याल है कि आप हाँ, शायद इसमें ये इत्तेफाक है, करेंगे कि उसमें कुछ ऐसा है, असल में यूजीसी का मसला ये होता है कि वो आउट ऑफ 120 क्वेश्चन हमेशा ऐसे डालेंगे, वो आप जो तैयारी करके जाएंगे हमेशा आपके अप्रोच से बाहर होंगे, उनमें बहुत सारे सवाल, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकते कि सब बच्चे जो हैं वो 100% या 90% स्कोर करें तो मल्टीपल जेआरएफ हो जाएंगे, तो वो एक लिमिटेड नंबर में देते हैं। तो हमेशा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए वो जरूर देते हैं, और ऐसी कोई डायनेस्टी पूछ लेंगे जो आपने तैयारी नहीं करके गए होंगे, आप सवाल ही नहीं करके गए होंगे। इसलिए आप ये तो जरूर है, जैसे मसलन अब्बासी जो डायनेस्टी है, अब्बासी ही शायद ऐसी डायनेस्टी है जिसमें इतने सारे रूलर्स हैं, क्या उसमें से आपको 10-15 ही बस इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम जो आपको याद करने हैं। उसके अलावा तकरीबन सारी डायनेस्टी ऐसी हैं जिसमें ऑटोमन के भी आप ऑटोमन्स का लास्ट के जो है महमूद सेकंड के जमाने से लेके बीच के सुलेमान कानूनी के बीच के जो रूलर्स हैं उनका तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा सुलेमान कानूनी से पीछे के जितने रूलर्स हैं और महमूद सानी के, मतलब अब्दुल अजीज, अब्दुल मजीद और मुराद वगैरह जो हैं, और फिर अब्दुल हमीद का जमाना, और फिर उसके बाद के लास्ट रूलर्स, ये तो आपको हर हाल में याद ही करने हैं क्योंकि ये बार बार पूछे गए। ठीक है, तो इनके लिए कौन सी किताबों से ये याद करें, कौन सी ऐसी किताबें जो आपको लगता है कि आपने एग्जाम दिया है और किताबें भी देखी हैं, तो आपको लगा है कि एग्जामिनर उन किताबों को देखता है, वो एक अहम रहता है, इम्पोर्टेंट रहता है। इसलिए कि एग्जामिनर जिस चीज को पढ़ के, जिस चीज को देख के क्वेश्चन बना रहा है, अगर जो तैयारी कर रहा है कैंडिडेट उन्हीं किताबों को देख के जाए तो उसके लिए आसान रहता है। इसलिए कि एग्जामिनर भी कोई फरिश्ता तो है नहीं कि अपनी तरफ से कुछ लाएगा, उन्हीं किताबों में से वो क्वेश्चन बनाता है। तो क्यों, कौन सी किताबें हैं, जैसे कि हिट्टी के बारे में आप क्या कहेंगे, हिस्ट्री ऑफ द अरब स्पीक हिट्टी की जो है, या मिल्लत इस्लामिया की मुख्तसर तारीख सरवत सौलह साहब की, इसके बारे में आप क्या लोगों को सजेस्ट करेंगे, या जो आपने जिक्र किया जोग्राफर या जो बड़े हिस्टोरियन हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड कौन सी बुक है जो आप सजेस्ट करेंगे? ये थोड़ा सा इसमें भी आप दो चीजों का ख्याल इसमें रखना जरूरी है आपको। एक तो ये कि A to Z किताब ना पढ़ें, बल्कि कॉन्सेप्ट वाइज किताबें पढ़ेंगे आप यूनिट है उसके अंदर, यूनिट में टॉपिक्स हैं, उस यूनिट को सामने रख के सब्जेक्ट के मुतालिक आप पढ़िए उसको। ऐसे नहीं शुरू में किताब वहां से शुरू होती है और बस लास्ट तक चले गए, ये इस तरह की ये किताब नहीं पढ़िए। इसमें अगर इस तरह आप कोई किताब पढ़ सकते हैं तो मैक्सिमम बस पी के हिट्टी आप पढ़ सकते हैं उस तरह, वरना कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो बहुत कॉम्प्रहेंसिव, आपका टाइम जाया होगा। तो सिर्फ स्पेसिफिक चीज के लिए जो आपको देखना है, वो चीज मुझे मालूम करनी है, पढ़नी है, वो किसी भी जहां आपको मिले, जिस किताब में मिले वो वहां पढ़िए। मेरे लिए कोई स्पेसिफिक किताब नहीं रही पी के हिट्टी, क्योंकि एक ऐसी किताब है उसमें उन्होंने मैक्सिमम लेवल पे इंग्लिश जुबान में एक जगह अवेलेबल कर दिया है, तो वो एक रेफर की जाती है, मोस्ट रेफर भी है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी होती है, अगर आप कहीं ऑथेंटिक सोर्स से तैयारी करते हैं तो कई मरतबा यूजीसी के सवाल गलत होते हैं। इस मरतबा तकरीबन 7 सवाल बिल्कुल गलत थे, वो आप चैलेंज किस बुनियाद पर करेंगे उसको? अगर ऑथेंटिक किताब नहीं होगी, रेफरेंस नहीं होगा, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते उसको। और कई मरतबा एक नंबर से JRF रह जाता है मेरा, एक सवाल से। मेरा लास्ट टाइम मेरा सिर्फ एक सवाल से JRF रह गया, तो उससे पहले भी एक दो सवाल से मेरा JRF रहा। तो उस टाइम पे बहुत मैटर करता है कि आप जब चैलेंज करें तो आपका JRF निकल सकता है, एक दो सवाल आपका एक्सेप्ट हो गया, और वो एक्सेप्ट करते हैं। कमाल की बात है, हमने जब भी उसको रेफर किया, अच्छे सोर्सेज के जरिए से बेक किया उसको और एक्सप्लेन किया, से कबूल करते हैं। जनरल अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं होगा जहां से आपसे इंफॉर्मेशन ली हो आपने, तो आप चैलेंज भी नहीं कर सकते उसको। और मे भी कि आपने कहीं गलत जगह पढ़ ली, गलत चीज, आपने मेहनत भी की और जनरली वो ऑथेंटिक नहीं है, तो आपकी मेहनत ही बेकार जाएगी। तो इसलिए ये कोशिश की जाए कि एक तो सब्जेक्ट वाइज स्टडी करें, किताब टारगेट नहीं होना चाहिए, टॉपिक वाइज सिलेबस में जो यूनिट में जो टॉपिक्स दिए हैं बिल्कुल आपको किताब पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज है कि ऑथेंटिक चीज पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई चीजों को कभी कभी लेकर डेट कई अलग अलग तरह की होती हैं, कई मरतबा एक ही तरह की पर्सनैलिटी हो जाती है। मिल्लत इस्लामिया ऑथेंटिक बुक है। मिल्लत इस्लामिया को मेरे हिसाब से तो कोई रेफरेंस में पता नहीं कबूल करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैंने जितने भी सवाल चैलेंज किए उसमें मैंने उसको जिक्र नहीं किया अभी। अरबी सोर्स अगर कोई भी हो, आपके उस्ताद हो, आप हो, कोई भी, कोशिश करिए डायरेक्ट अरबी सोर्स से, या इंग्लिश में जो किताबें लिखी गई हैं, मतलब पीकेटी में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जितने पेपर बनाने वाले हैं, अक्सर चैलेंजेबल जितने सवाल होते हैं पीकेटी में मिल जाते हैं। आप अगर उसको देंगे और प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सेप्ट करते हैं वो। ठीक है,
तो इससे हमें ये बात भी समझ में आ रही है कि जो क्वेश्चन जिसके ऑप्शन गलत होते हैं या क्वेश्चन इस तरह बनते हैं कि उसके ऑप्शन गलत हो जाते हैं, तो वो ज्यादातर पीके80 से बनते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द अरब्स पीके80 की ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जोग्राफर हैं, जो हिस्टोरियन हैं, उनके ताल्लुक से कोई किताब, जो एक किताब है गुलाम कादिर लोन की, जी, अहद वस्ता के मुसलमानों के इल्मी व साइंसी कारनामे, कुरून वस्ता के मुसलमानों के इल्मी व साइंसी कारनामे, इसके ताल्लुक से आपकी क्या राय है? अगेन फिर वो बहुत ज्यादा, वो तो ये असल में बहुत एक्सप्लेन किताब है, और जारक की तैयारी के लिए आपको बहुत एक्सप्लेन चीजें नहीं पढ़नी है। अकरम नदवी साहब से पूछते हैं कि आप कुछ बुक्स सजेस्ट कीजिए जो हमारे नाजरीन को, जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, वो उन किताबों को देखें, उन किताबों से फायदा हासिल करें। सबसे पहले तो जो सबसे एक ही किताब में जो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री की किताब है, वो पीके80 को रेकमेंड किया जाता है। उसकी इंग्लिश, जो इंग्लिश में पढ़ सके वो इंग्लिश में, या फिर उर्दू भी तर्जमा उसका अवेलेबल है। लेकिन जो लोग उसे ना पढ़ सके, वो क्या नाम है, तारीख मिल्लत है, इसी तरह से तारीख हिंदुस्तान है शेख इराम पाकिस्तानी की, इसी तरह से कुरून वस्ता के मुसलमानों के साइंसी कारनामे, और मुस्लिम स्पेन के नाम से ये चंद किताबें हैं उर्दू में, जो कोई भी आदमी आसानी से उर्दू में पढ़ सकता है। उसके अलावा आप जो क्रोनोलॉजी या तारीख, कुछ इवेंट्स वगैरह, स्पेन के हवाले से हमारे साथ डॉक्टर उमर फारूक साहब की भी एक किताब है, उसका भी आप उसको वही मुस्लिम स्पेन, बिल्कुल। हाँ, इसमें एक और है जो ऑटोमन क्या नाम है तारीख है, हिस्ट्री है, उसको जानने के लिए जो तारीख दौलत उस्मानिया डॉक्टर उजैर साहब की किताब है, वो काफी अच्छी है। उन्होंने काफी डिटेल और मॉडर्न पीरियड तक ले आए हैं उसे, तो वो भी अच्छी किताब है उर्दू में, अगर कोई पढ़ना चाहे उसको। और बाकी बहुत सी चीजों के लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, खासतौर से सिर्फ विकिपीडिया ना सर्च करके, आप प्रॉपर वेबसाइट है, रिसर्च पेपर हैं और इंसाइक्लोपीडिया वगैरह हैं, आप वो सर्च कर सकते हैं, आर्टिकल मौजूद है उन पे। तो वो भी एक अच्छा रेफरेंस तो नहीं दे सकते आप उसका, लेकिन आपको नोट्स बनाने में वो उससे मतलब कम टाइम में आप अच्छी नॉलेज हासिल कर सकते हैं। बस आप इतना जहन में रहना चाहिए कि अगर कोई ऑथेंटिक हो सकती है तो कौन सी किताब से हम रेफर कर सकते हैं, बस ये। ठीक है, तो अकरम नदवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, अपना कीमती वक्त फारिग किया हमारे लिए। मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छे स्कॉलर हैं और बहुत जल्दी इनको आप जान जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छे इल्मी और रिसर्च का काम आगे कोई ये इस्लामिक स्टडीज में करने वाले हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।